सो यहाँ पे सम फार्मूलाज जो तुम्हारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम यूज़ कर सकते हो, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछते हैं उसमें तुम ये फार्मूलाज जो है वो यूज़ कर सकते हो। ओके, सो बस कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है बेसिकली। ओके, सो अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देखें तो ज़ीरो ऑर्डर में ओके जो हाफ लाइफ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ध्यान में रखना, दिस इज़ फॉर nth ऑर्डर। ओके, nth ऑर्डर के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ n इज़ बेसिकली ज़ीरो, सो इट्स अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड t हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ठीक है ना। और अगर फर्स्ट ऑर्डर देते हैं तो हाफ लाइफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो ये अपने को फॉर्मूले से मालूम है बेसिकली। और इसी तरह से अगर मैं सेकंड ऑर्डर के लिए निकालता हूँ तो व्हाट आई गेट, डायरेक्ट मिलता है, इनडायरेक्ट मिलता है, इनवर्स मिलता है, इजंट इट। सो इसेंशियली टी हाफ का एक जनरल फार्मूला अपना बनता है। सो टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन का है ना ये रिलेशनशिप बनता है n-1 कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n-1। सो इसेंशियली अगर तुम निकालते हो तो फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यू कैन गेट दिस। ओके, सो ये तुम यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स से कि जो अपना जनरल एक्सप्रेशन है उसके लिए अपने को निकालना है फॉर nth फ्रैक्शन ऑफ अ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जनरली फोकस फर्स्ट ऑर्डर पे होता है, राइट। सो लेट्स से कि देयर इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हमको निकालना है कि टाइम कितना लगेगा फॉर nth फ्रैक्शन, nth फ्रैक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम कितना लगेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, सो x जो है ओके उसको अपन लिखते हैं a बाय n, t को t हाफ लिखेंगे। x इज़ बेसिकली योर अपना जो इक्वेशन है, ठीक है ना, ये है। ठीक है, सो a इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और ये इसको अपन ऐसा लिखते हैं ना a नॉट। ठीक है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर सम टाइम, तो ये क्या रहेगा, लेट्स से x ऑफ इट इज़ गॉन, तो इसको अपन a बोल रहे हैं। लेट्स से कि x इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन इज़ a माइनस x। ठीक है, सो ये हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। अंडरस्टूड है। सो इसको a और x के फॉर्म में लिखा है क्योंकि मेरा बुक्स में दोनों तरह से दिया होता है बेसिकली। सो you can easily convert it into the form we want। ठीक है, but in some cases this is actually much more convenient। okay, जैसे ये पर्टिकुलर केस बता रहा हूँ मैं, इसमें ये convenient फॉर्म होता है when you put it in terms of a and x। ठीक है, so rather than writing it as just initial over concentration at time t, we're gonna put it as a over a minus x। ठीक है, तो यहाँ पे nth फ्रैक्शन, क्योंकि nth फ्रैक्शन इज रिमेंबर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इजंट इट, तो a बाय n हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू, सो वी पुट इट इन द सेम इक्वेशन, दिस इक्वेशन a बाय, है ना, a ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू हो जाएगी a बाय n। ठीक है ना, तो ये हो गया x a बाय n। ओके, एवरीथिंग एल्स इज सेम। ठीक है, t हो जाएगा सिर्फ t हाफ। ओके, सो यहाँ पे nth फ्रैक्शन देखो, अपन जब t हाफ लेते हैं तो व्हाट वी गेट, राइट, जैसे t हाफ लिखते हैं अपन तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2, और ये हो जाता है ये 1। ओके, या फिर इसको ऐसे ही रख सकते हैं, दिस बिकम्स a, है ना, हाफ हो जाता है, इज इट, एंड देन द a गेट्स कैंसल्ड अप एंड वी गेट जो अपना इक्वेशन है log 2 पर चले जाता है एंड यू गेट log ऑफ 2, इजंट इट, वो इक्वेशन हम को मिलता है। सो दैट इज फॉर द हाफ लाइफ, इजंट इट। बट यहाँ पे nth फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा a बाय n, और उसको अपन सॉल्व करेंगे, a बाहर निकाल लेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो अगेन यू कैन सी दैट कि 2 रखते हैं तो यू गेट दिस सेम इक्वेशन बेसिकली, और दिस इज द इक्वेशन फॉर दैट, एंड देन यू सॉल्व दैट। ओके, यू मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हो तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ n बाय n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे nth फ्रैक्शन ले रहे हैं, जैसे थर्ड फ्रैक्शन लेना है अपने को, तो ये हो जाएगा n इज बेसिकली 3। n इज नॉट द ऑर्डर इस पर्टिकुलर केस में, बिकॉज द ऑर्डर इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वी आर जस्ट टेकिंग nth फ्रैक्शन। ठीक है, सो थर्ड फ्रैक्शन लेना है अपने को, सो 1/3 बेसिकली 1/3 अगर लेना है तो दिस बिकम्स 3, एंड उस हिसाब से फिर
दिस बिकम्स 3 माइनस 1 और उसको तुम सॉल्व करो तो यू गेट 1/3 ऑफ अ फ्रैक्शन. ठीक है, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा. सो जैसे यू हैव लेट्स से 100 ग्राम, तो 33.33 ग्राम्स बचने के लिए, ठीक है, कितना टाइम लगेगा. ओके, वो तुम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट 1/10 फ्रैक्शन. ओके, सो ये दिस इज 1/10, यहाँ पे 10 लिखेंगे एंड इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है क्या. ओके, सो यहाँ पे जो इक्वेशन बन रहा है दैट इज बेसिकली वी आर डिराइविंग इट फ्रॉम द सेम हाफ लाइफ इक्वेशन विच इज़ दिस. ओके, ये अपना जो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है उसी से अपन इसको डिराइव कर रहे हैं. ओके, बट इंस्टेड ऑफ डिराइविंग फॉर हाफ लाइफ वी आर एक्चुअली डिराइविंग इट फॉर nth फ्रैक्शन. ओके, और जो टाइम जो लगता है फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन to complete is independent of the initial concentration. So every fraction जब ख़त्म होगा तो it will take the same amount of time. Okay, जैसे for example one fraction लिया है अपन ने. Okay, and then from here to half, okay, जो भी time लगेगा t is the same amount of time जो 1/4 fraction के लिए लगेगा. ठीक है, is always getting half. Okay, फिर से you get t amount of time, you get 1/8, so on and so forth. Okay, 1/16. So understood है ये. Okay, it always takes the same amount of time and that's why this equation can be used. So make sure कि तुम जब notes बनाओगे तो equation लिखोगे. Basically it becomes very easy, convenient to calculate nth fraction के लिए कितना टाइम लगेगा अपने को to calculate that. This is called as fractional life method basically. This is the equation that is used for first order reaction only. ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं एंड जनरली इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा. सेकंड इज फ्रैक्शन के लिए अगर इफ़ यू सॉल्व दैट बेसिकली सेम इक्वेशन. ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज यू गेट. अगर 3/4 फ्रैक्शन मतलब 75% ख़त्म होने के लिए. ठीक है, 75% ख़त्म होने के लिए इट विल टेक 2 times हाफ लाइफ. ठीक है, 2 times हाफ लाइफ लगेगा 75% ख़त्म होने के लिए. सो जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 100 ग्राम तो ये हो जाएगा एक हाफ लाइफ में कितना होगा 50 ग्राम. सेकंड हाफ लाइफ में 25 ग्राम. ऐसी है ना. ओके, सो इसेंशियली यहाँ से लेके अगर यहाँ तक गए अपन तो कितना ख़त्म हुआ है 75%. ओके, 75%. तो बचा कितना है 3/4. ओके, सो ये 25% बचा है या फिर 75% ख़त्म हुआ है. ऑलराइट, एंड दैट विल बेसिकली टेक 2 हाफ लाइफ. ओके, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है एंड दिस इज एक्चुअली सेकंड हाफ लाइफ. अंडरस्टूड है ये. एंड देन इफ यू डू दैट यू कैलकुलेट द परसेंटेज. 3 हाफ लाइफ के लिए 87.5. ओके, फोर्थ हाफ लाइफ में कितना जाएगा 93.75. ओके, फिफ्थ हाफ लाइफ में 96.87. एंड द नंबर्स एक्चुअली बिकम्स. और द 10th हाफ लाइफ, ओके, इट बेसिकली आफ्टर 10 हाफ लाइफ, ओके, you are decomposing up to 99.99% of the compound. Okay, and you just keep on going like that. You can, if you get to 100th half life, maybe 99.99%. you can just calculate कितना लगता है, बट उतना वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है basically. So these are some numbers. If you wish you can just remember. Okay, so answer करने में आसानी होगी if you just remember that. If not, then you can calculate using the same method. Okay, क्लियर है ना. सो दीज कैन कम इन हैंडी जस्ट इन केस देर इज़ अ कन्फ्यूजन. जैसे वेरीफाई करने के लिए अपने को आंसर वेरीफाई करने के लिए यू कैन यूज़ दैट. ओके, तो समथिंग दैट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इन केस यू आर कन्फ्यूज्ड टू वेरीफाई. दिस कैन बी यूज्ड. दिस इज अगेन जनरल इक्वेशन that can be used for time taken for the reactant to reduce to nth fraction. ठीक है, nth fraction ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा. सो अगेन we can set up a minus x as a by n. nth fraction लेना है अपने को. so time taken okay is equal to same a by n.
ओके, एंड देन यू ए कैंसिल हो जाता है एंड सिंपली यू गेट t इज इक्वल टू 2.303 बाई k log ऑफ n, ठीक है ना. सो रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू nth फ्रैक्शन, ठीक है, from the same equations. Okay, these are the same equations. Okay, and you can set it up like this. तो nth fraction again n को order के साथ confuse नहीं करने का है. This is the fraction that is that it is reduced to. Okay, जैसे अपन लेते हैं 1/10 ऑफ अ फ्रैक्शन जैसे लिया है यहाँ पे. ओके, सो 1/10 ऑफ अ फ्रैक्शन, तो उसके लिए सो हियर वी आर सिंपली यूजिंग रेट कांस्टेंट. ओके, रेट कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पे अपन हाफ लाइफ यूज़ नहीं कर रहे, ध्यान में रखना. ओके, वी आर सिंपली यूजिंग के. ओके, और वहाँ से अपन कौन सा फ्रैक्शन बचा रहेगा, उसके लिए कितना टाइम लगेगा अपने को, वो अपन यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, ठीक है. तो दिस इज़ बेसिकली इन ग्राम्स, इसका जो आंसर आएगा. ओके, दिस इज़ बेसिकली इन ग्राम्स. तो 1 हाफ लाइफ के बाद ऑब्वियसली आधा ग्राम्स जो भी सब्सटेंस दिया है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन जो भी दिया रहेगा उसका आधा बचा रहेगा वो 1 हाफ लाइफ के बाद. ओके, और 2 हाफ लाइफ के बाद ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हाफ तो हो गया, इजंट इट, ये जो था हाफ तो हो गया, अब उसका आधा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 to the power 2. ओके, 3 हाफ के बाद ये हो जाएगा 2 to the power 3, और इसीलिए जनरल फार्मूला अपन बोल सकते हैं 2 to the power n. समझ में आ गया. तो इट्स ऑलवेज गोइंग हाफ, सो यू जस्ट मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, इजंट इट. सो ऑलवेज मल्टीप्लाइंग बाय 2. तो इसको यहाँ पे अपन मतलब डिवाइड कर रहे हैं इसेंशियली. मल्टीप्लाई मतलब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो यू कैन सी दैट. ओके, एंड देन अगेन multiplied by 2 denominator को, so you always get that. Okay, so essentially 2 to the power n, ठीक है. so जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा उसका 2 to the power n करते हो, तो आफ्टर n हाफ लाइफ्स कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बचा रहेगा ये तुम इससे निकाल सकते हो, ठीक है. बाय फार दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप. ओके, क्योंकि दिस गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that is left after the n half lives. All right, this is very important. This is something that is always put into a question. half life वाले जो questions आते हैं उसमें generally पूछे जाते हैं, और you can directly use this relationship without actually having to worry about half life equations, rate constant, ये सब कुछ न करते हुए, ठीक है. क्लियर है क्या? बिकॉज रिमेंबर दैट हाफ लाइफ्स जो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, इट इज़, एंड दिस इज, रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, राइट. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो जो भी अपन कॉन्सेंट्रेशन ले रहे, राइट, उसका हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आधा होते जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन डिराइव दिस रिलेशनशिप फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिलेशंस, ठीक है. ओके, सो बेसिकली सिचुएशन ये अपन बोल रहे हैं कि ए इज़ गोइंग टू फॉर्म बी एंड सी वाया 2 डिफरेंट पाथ, नॉट द सेम पाथ. ओके, सो दोनों पाथ का जो काइनेटिक्स है उसका, सॉरी, रेट कांस्टेंट जो है वो दिया हुआ है अपने को, इट्स k1 एंड k2. सो जनरली इसके ऊपर मतलब जहाँ तक मैंने देखा है देयर इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल बेसिकली, बट इट्स अ रिलेशनशिप क्वेश्चन. ओके, तो रिलेशनशिप पूछते हैं. ओके, तो वो अपने को देखना है बेसिकली. सो इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा अपने को उसके लिए. ओके, सो जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो इस तरह से चेंज हो रहे हैं, मान लो. ओके, सो ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इस तरह से. ओके, सी का कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो ऑब्वियसली जो K2 है, ओके, दिस इज K2 एंड दिस इज K1. सो K2 इज मोर देन K1, ठीक है. रेट कांस्टेंट जो सी के लिए जो जा रहा है दैट इज़ मोर. हम लोग मानते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ ए. ओके, सो ये जो डिसोसिएट हो रहा है एट सर्टन रेट. ओके, तो उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने ले लिया ए. ओके, और हम बोल रहे हैं कि
x जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू b एंड c, ओके, एट टाइम t, ऑलराइट. तो आफ्टर सर्टन टाइम जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन अगेन दैट इज गोइंग टू बी a माइनस एक्स, दैट इज द लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन and this is the initial concentration, and to go from there to there you take time t, ठीक है. so that is our setup basically. तो जो rate of जो concentrations है, okay, of b and c, वो ये मानते हैं कि b का concentration है y and c का concentration है z, okay. Or time is basically going to be t, again same. So essentially so you have a that gives you b, and c we know the rate constant, okay, k1 k2, okay, और obviously initial concentration यहाँ पे this is a, right. इसका जो amount रहेगा that is going to be y, this is going to be z, okay. एंड आफ्टर टाइम t जो लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इसका दैट इज गोइंग टू बी a माइनस एक्स, ओके. ये बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है. सो x इज गेटिंग कन्वर्टेड, इजंट इट, x इज गेटिंग कन्वर्टेड, x अमाउंट ऑफ a इज गेटिंग कन्वर्टेड. तो हम ये बोल सकते हैं ना, x अगर डिसोसिएट हो रहा है तो व्हाट वी आर गेटिंग इज y प्लस z, इजंट इट. x कन्वर्ट हो रहा है तो अपने को b और c मिल रहा है. द अमाउंट जो बोल रहे हैं, अगर x ग्राम ऑफ a डिसोसिएट, ओके, टू गिव यू y ग्राम्स ऑफ b एंड z ग्राम्स ऑफ c, करेक्ट है, ये होगा. तो रेट ऑफ जो x है, ओके, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z, ओके. तो ये अपना इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है. तो जो रेट में ये डिसोसिएट हो रहा है, ओके, जितने रेट में ये डिसोसिएट हो रहा है, तो c और b इज बेसिकली द सम ऑफ दीज टू रेट्स, ठीक है. सो दैट्स दैट. अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी टी इज इक्वल टू k, ठीक है, a माइनस एक्स, ठीक है. a माइनस एक्स इज द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, ओके, ऑफ x, एंड z जो है दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z, दैट इज k2 इज इक्वल टू a माइनस एक्स, ठीक है. सो देखो k1 अपन आई थिंक आई एम यूजिंग इट करेक्टली, दिस इज फॉर b एंड दिस इज फॉर c, ओके. dy बाई डी टी k1 a माइनस एक्स, ओके, एंड dz बाई डी टी k2 a माइनस एक्स, ओके. दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशंस लिख रहे हैं इनका. अब ये जो है b और c, ये इक्वेशन जो अपना 1 था, ओके, which was dx by dt is equal to dy by dt plus dz plus dt, dz by dt, ठीक है. तो यहाँ पे अपन ये वैल्यूज रखेंगे. सो dx by dt जैसे कि वैसे ये देखो, this is this term, okay, and this is this term, okay. So these are the dy by dt and dx by dt basically, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो we get k1 plus k2 a minus x, okay. So ये अपना एक इक्वेशन हो गया, alright. k1 plus k2 अपन k बोल रहे, so essentially dx by dt is equal to k a minus x, clear है ना. This is something a simplified version of that. Rate of conversion of a into b and c can be simply given as k a minus x, okay. तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मतलब k1 और k2 जो है these are not equal, रेट कॉन्स्टेंट जो है इनके these are not equal. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b is not equal to रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c, basically that's what the meaning is, ठीक है ना. सो जो रेट है, ओके, दैट इज द रेट इक्वेशन बेसिकली. सो वी कैन सिंपली से रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू k, ओके. रिमेंबर k क्या है, k इज k1 प्लस k2, ये थोड़ा ध्यान में रखना, ओके. जो दोनों रेट था टाइम्स a माइनस एक्स, ओके, एंड a माइनस एक्स इज द लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रिएक्टेंट. सो वी कैन से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c इज इक्वल टू amount that is b formed, which is y, है ना, that is y,
amount that is C form which is Z. ठीक है, so मतलब amount of B formed is Y and amount of C formed is Z. alright, तो रेट जितना रेट रहेगा उस हिसाब से उसी रेशो में ये बनेंगे ना. ठीक है, अगर मान लो कि आई थिंक वी आर सेइंग C K2 इज़ मोर देन K1, बराबर है, ये अपन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, जो अपन ने ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले देखा, क्योंकि C ऊपर था, ओके, और B थोड़ा नीचे था, दैट वाज C एंड B, इजंट इट, और A इस तरह से कुछ आ रहा था. ओके, सो इसेंशियली सिंस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज़ मोर, तो C ज़्यादा बनेगा, मतलब Z ज़्यादा बनेगा, और Y जो है विच इज़ B ये थोड़ा कम बनेगा. ठीक है, तो जितना ज़्यादा इसका रेट रहेगा उतना ज़्यादा ये बनेगा, उसी रेशो में ये बनेंगे. सो दैट्स वाई दिस रेशो इज़ एक्सेप्टेबल. ओके, और हमको मालूम है, ओके, y के लिए हमने लिखा है, दैट इज़ द रेट इक्वेशन जो पहले वाले स्क्रीन पे था, k1 a minus x. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली dy, रिमेंबर दिस इज़ dy by dt, ओके, एंड दिस इज़ dx by dt. ओके, dy by dt, dy by dt, and this is dx by dt, dz by dt. okay, that was the thing. So वही यूज़ कर रहे हैं. okay, isn't it? yeah, so essentially बनता क्या है फिर, y by z इज इक्वल टू, ये हो गया तो a माइनस एक्स कैंसिल हो गया, देखो ये टर्म ही कैंसिल हो गया. सो अमाउंट जो बनेंगे उनका रेशो हम सीधा सीधा उनके रेट कांस्टेंट से निकाल सकते हैं, इजंट इट? सो अगर मान लो K2 इज़ ऑब्वियसली K2 जो है इट इज़ मोर देन K1, ये अपन बोल रहे हैं. ओके, और ये मान के चलते हैं कि K2 इज़ ट्वाइस एज दैट ऑफ K1. ओके, K2 इज़ इक्वल टू 2K1, ऐसा बोल रहे हैं अपन. सो ट्वाइस एज दैट ऑफ K1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो Z बनेगा वो डबल रहेगा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 1/2 इज इक्वल टू y बाय z. ठीक है, तो ये रेशो में वो बनेंगे बेसिकली. सो वी कैन फिगर आउट द रेशोज. ठीक है, और अगर मेरे को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया है, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया है, तो आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस. जनरली अपने को रेशो से काम होता है, बट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट यूजिंग द सेम रिलेशनशिप. ठीक है ना? ओके, इज दिस क्लियर? बहुत ही यूजफुल रिलेशनशिप है ये फॉर पैरेलल रिएक्शंस. ओके, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल रिलेशनशिप फॉर पैरेलल रिएक्शन. अपने को K1 और K2 दिया हुआ है, और जनरली अपने को पूछा जाता है रेशोज़. जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें अपने को रेशोज़ पूछे जाते हैं, फ्रैक्शंस पूछे जाते हैं कि किस फ्रैक्शन में ये फॉर्म होते हैं. ठीक है ना? सो आई थिंक आई फाउंड ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड अपॉन द सेम थिंग. ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, दैट इज़ बेस्ड अपॉन द सेम प्रिंसिपल, सेम कॉन्सेप्ट. A substance undergoes first order decomposition. It follows a parallel first order reaction. So A gives you B and C. Okay, अपने को K1 और K2 दे दिया है. Calculate the percentage distribution of B and C. कौन बता सकता है इसको? बताओ. Okay, so simple question है. देखो, if you didn't know how to do this, you would probably had no clue how to do it. ठीक है ना? That's why I put it there. So थोड़ा सा मतलब if you've seen this type of question, it becomes very easy, right? It's kind of knowing the trick, magician's trick. So essentially fraction अगर निकालना है, okay, so we'll have to take K1, okay, divided by total, isn't it? Total. So rate constant इसका निकाल रहे B के लिए, divided by total, and you get 76 और 77% यू कैन से. ओके, 77%, और 100 में से माइनस करेंगे अपन, या 1 में से माइनस करेंगे, तो फ्रैक्शन मिल रहा है अपने को, इसको अपन परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें. दिस बिकम्स 23%. ठीक है ना? दिस इज़ 23% एंड दिस इज़ 77%. सो दीज आर द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन. जो मैंने निकाला दैट इज़ एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. कभी कभी ये भी पूछते हैं फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज़ हाउ यू डू इट. ओके, सो दैट्स this. So I hope this is clear. Parallel kinetics में किस तरह से अपन यूज़ करते हैं. Okay, so we can figure out the fractions or distributions.
अब इसमें क्या होगा कि यू कुड बी गिवन द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अगर वैसा दिया है तो यू कैन डिवाइड इट, यू कैन फिगर आउट बी कितना था और सी कितना था फ्रॉम दैट, ये भी तुमको दिया जा सकता है। इसके पहले अपन ने रिएक्शन ऑर्डर किस तरह से डिटरमाइन करके इसके दो मेथड देखे थे। ओके, एक देखा था इनिशियल रेट मेथड, दूसरा देखा था हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड अपन ने दिखे थे। लास्ट मतलब जो पार्ट 1 था नोट्स का उसमें भी ये थे, और पार्ट 2 में इसको अपन ने हल्के से रिवाइज भी किया था ये दोनों मेथड को। ओके, अब देर आर अदर मेथड्स दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते। ओके, so this actually isn't a core part of the kinetics. ठीक है, this isn't just determining the order of the reaction, isn't that, you know, but you make a very good questions out of this, that's why this is important. ठीक है, ग्राफिकल मेथड देख लो। ठीक है, so जो ग्राफिकल मेथड है that is only useful when there is only one reactant. ठीक है, एक ही अगर reactant है, doesn't matter what the products are, let's say this is the reaction B plus C, so you can use it for this type of reaction. Okay, अब इसमें it involves following steps. The concentration of the reactants are measured by some suitable method. ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन अपन मेजर कर रहे हैं, देखो किस तरह से कर रहे हैं। सो बेसिकली सबसे पहली जो चीज़ अपन कर रहे हैं स्टेप 1, वो कॉन्सेंट्रेशंस अपन रिएक्टेंट्स का। ओके, सो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है ऑब्वियसली, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ये अपन डिटरमाइन कर रहे हैं यूजिंग सम सुटेबल मेथड। ठीक है, उसके बाद अपन स्टेप 2 में इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। सो ये अगर अपन प्लॉट करेंगे, सो व्हाट वी गेट इज, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है, सो वी शुड गेट दिस ग्राफ। ओके, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ओके, ये ग्राफ अपन ने देखा है, रिमेंबर। ओके, इस तरह का ग्राफ मिलता है। नाउ व्हाट विल डू इज इन द स्टेप 3 हमको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है इसका। ठीक है, मैं डायरेक्ट ये स्टेप बोल सकता था कि अपन डायरेक्टली इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर ये ध्यान में नहीं आता आप देखिए अपन इंस्टेंटेनियस रेट किस तरह से निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ग्राफिकल मेथड से ही निकालते हैं अपन। व्हाट वी डू इज वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस ग्राफ। ठीक है, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया है टू दिस ग्राफ। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे मैं इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहा हूँ। ओके, सो व्हाट विल डू इज एट वेरियस डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेंजेंट्स ड्रॉ करके वो जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट गिव्स मी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ दैट पॉइंट, इजंट इट, फॉर दैट ग्राफ। ओके, तो ये अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा था, इफ़ यू रिमेंबर हाउ टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, ग्राफिकल मेथड में मतलब दो ग्राफ तुमको दिखाए थे अलग अलग टेंजेंट्स निकाल के। So what we're doing is calculating instantaneous rate at various different time. ठीक है, सो हर पॉइंट के ऊपर, लेट्स से these are the different points. ओके, पॉइंट्स के ऊपर मैंने इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो डिटरमाइन किए। ओके, सो दैट्स हाउ वी डू द इंस्टेंटेनियस रेट। नाउ ओके, एक बार इंस्टेंटेनियस रेट आ गया तो मैं अभी प्लॉट करूँगा। ओके, अलग अलग प्लॉट करूँगा यहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट आई नीड इज़ बेसिकली आई नीड इंस्टेंटेनियस रेट एट वेरियस डिफरेंट टाइम, दैट्स व्हाट आई नीड। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन का प्लॉट बनाता हूँ वर्सेस, ओके, सो रेट वर्सेस जो कॉन्सेंट्रेशन है R, ओके, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जिसको अपन A भी लिख सकते हैं, इजंट इट। तो ये या तो प्लॉट करूँगा या तो फिर रेट वर्सेस R² ये प्लॉट करूँगा। उसी तरह से आई कैन प्लॉट रेट वर्सेस R³ ये प्लॉट करूँगा। ठीक है, इस तरह से मैं अलग अलग प्लॉट बनाऊँगा। रेट अपना वही रहेगा, सिर्फ R जो है
ओके, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उसका पावर, मतलब आई एम जस्ट यूजिंग पावर एज 1 और 2 और 3, उसका स्क्वायर या क्यूब करके उसको मैं प्लॉट करूँगा एंड देन ऑब्जर्व द प्लॉट्स। ओके, और कौन सा प्लॉट मेरे को लॉजिकल मिलता है। ओके, सो देखो क्या मिलेगा। अगर मेरे को ये दिखता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस ग्राफ, ठीक है ना, ये ग्राफ अगर ले रहा हूँ मैं और इसमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो मिलता है मेरे को दैट इज कांस्टेंट, ये चेंज ही नहीं हो रहा है रेट। ओके, सो ये मेरे को ग्राफ से दिख रहा है। ओके, सो what that means is that this is a zero order reaction, क्योंकि इसका रेट इक्वेशन क्या रहेगा, ये रहेगा, that is the rate equation, isn't it? So essentially if I get a constant rate of so ग्राफ ये इस तरह से दिखेगा, इसका मैं दिखा देता हूँ तुमको। okay, so rate is constant मतलब कि फ्लैट लाइन मिलेगा। okay, so that means the rate is constant, rate does not change with the change in concentration, isn't it? Okay, मैंने instantaneous ये मेरे को दिखेगा basically, so essentially what we're doing is we are calculating instantaneous rate at various different time, ठीक है ना, मतलब various different concentration। अगर मेरे को if I get the same value तो what that means is it's a zeroth order reaction। लेकिन देखो मतलब from exam standpoint अगर देखा जाए, मैं एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूँ तुमको, एक्सपेरिमेंटली तुमको ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। एक्सपेरिमेंटली यू जस्ट लुक एट द वैल्यूज, इफ़ दे कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो आ रही है, इफ़ दैट इज़ सॉरी रेट की जो वैल्यू आ रही है, इफ़ द रेट इज़ कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट एट वेरियस डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, देन इट इज़ अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। यू डोंट एक्चुअली इवन हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। लेकिन एग्ज़ाम में तुमको ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये ग्राफ अगर आप मेरे दिया है, सो इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो एक्स और वाई एक्सिस ध्यान में रखो, इट इज़ अ रेट वर्सेस आर, ठीक है ना, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ओके, इसमें अगर फ्लैट लाइन मिल रहा है, इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सेकंड, इफ यू गेट अ स्ट्रेट लाइन वेयर R is directly proportional to rate, ठीक है ना, रेट और R इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलता है, मतलब कि यू गेट दिस लाइन। ओके, तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ओके, रेट बढ़ता है, अगर ये मिल रहा है तुमको, दैट मीन्स इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बराबर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिलेगा इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस एंड द रेट ऑल्सो इंक्रीजेस इन द सेम मैनर। तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है, तो अगेन यू डोंट एक्चुअली हैव टू प्लॉट द ग्राफ। ओके, एक्सपेरिमेंटली अगर करना है तो यू कैन जस्ट लुक एट द वैल्यूज़। बराबर है, तुमने कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, यू जस्ट लुक एट टू वैल्यूज़, एक वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू 2a है, अगर ये है, एंड देन यू जस्ट लुक एट द रेट। रेट क्या हो रहा है, अगर रेट भी डबल हो रहा है तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर, इजंट इट। लेकिन ग्राफिकली क्वेश्चन पूछना है तो इस तरह से पूछेंगे, फिर तुमको ये ग्राफ दिया रहेगा या फिर पूछा रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके, या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इस तरह से पूछेंगे तो यू शुड बी एबल टू पिक आउट द करेक्ट ग्राफ, सो दैट इज़ द ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरह से रिमेंबर देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ओके, ये वाला आर स्क्वायर, ओके, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अगर लेते हैं तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। सेकंड ऑर्डर के लिए ये रेट इक्वेशन है, सो इफ आई प्लॉट रेट वर्सेस आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन फॉर दैट। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर के लिए आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन फॉर दैट रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे अपन ओनली फॉर वन रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर मान लो जैसे सेकंड ऑर्डर है, सो इट कैन ऑल्सो बी रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, A concentration, B concentration, है ना, so this can also be for the second order reaction। लेकिन यहाँ पे हमको जो with respect to A है, okay, that is a first order, so अपने को ये ग्राफ मिलेगा with respect to A और सेम ग्राफ मिलेगा with respect to B, okay, isn't it?
तो ये मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू ए एन भी निकालना पड़ेगा. सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ डिफरेंट. ओके, लेकिन अगर जस्ट एक ही रिएक्टेंट है और इफ़ इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर, तो फिर आई विल गेट स्ट्रेट लाइन व्हेन यू प्लॉट आर रेट वर्सेस आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है. सो जीरो ऑर्डर, बाकी तीन का तो बेसिकली सेम ग्राफ है. द ओनली डिफरेंस इज द वाई एक्सिस टर्म, आर कॉन्सेंट्रेशन, आर स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन और वट एवर आर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट जो है दैट इज डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड. Okay, so this is basically the most common method for studying the kinetics of a chemical reaction. Okay, reaction अपना ये है A to the A gives you product basically whatever it is. ठीक है, we start with the initial concentration A और हम बोलते हैं कि X convert हो गया into product, X react हो गया at time T. ठीक है, तो after time T बचा हुआ जो product रहेगा that is A minus X. That is the leftover product. Okay, so if it is a first order reaction, अगर first order reaction है तो dx by dt जो रहेगा that is equal to a, okay sorry, dx by dt is equal to k a minus x. ये relationship अपन ने already इसके पहले use किया है in parallel and उसके पहले भी use किया है. तो dx by dt is equal to k a minus x. Okay, a minus x is the leftover concentration at time t. ठीक है ना, ये अपन यूज़ करते हैं, रिमेंबर. सो बेसिकली इट्स बेसिकली सेइंग लाइक डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ए, इजंट इट? यही है, बस इसको अपन ए और एक्स के टर्म में लिख रहे हैं, दैट्स ऑल. ओके, सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स. दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो ये हो गया रिपीट. Okay, this should be either zero order or nothing. I think it's just got copied and paste. So let me just remove that basically. 1 second, yeah. Okay, अगर zero order है तो obviously ये नहीं रहेगा टर्म. Okay, zero order में dx by dt is equal to k. That is for just zero order reaction. Okay, for first order reaction power 1 रहेगा और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पावर 2 रहेगा. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पावर 3 रहेगा. क्लियर है? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसको अपन इंटीग्रेटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते किया भी है इनफैक्ट. ओके, सो ये जो रहेंगे दीज आर द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर द 3 ऑर्डर्स. k इज इक्वल टू ओके टी हाफ. ओके, दिस इज बेसिकली a नॉट माइनस a. ओके, but not t half, sorry, k is equal to 1 by t. Okay, a naught minus a. Okay, that is the amount of product, yeah, amount of product that is formed. First order के लिए अपन ये लेते हैं a naught over a. Remember that's the equation 2.303 by t log of a naught by a. And second order के लिए we have k is equal to 1 by t, 1 by a minus 1 by a naught. ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1 बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. सो वी हैव दीज 3 इक्वेशंस, जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर. और इसी तरह से मैं थर्ड ऑर्डर के लिए भी डिराइव कर सकता हूँ, हालांकि अपने को है नहीं सिलेबस में. ओके, ऑल यू नीड टू डू इज टू फोकस ऑन द जीरोथ एंड द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस. इवन द सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस आर लिटिल रेयर. JEE में आएगा, नीट में कभी नहीं आएगा सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर. हायर ऑर्डर्स नहीं आते नीट में. ओके, सो दीज आर द इक्वेशंस. और अब मैं प्लॉट करता हूँ ओके कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का. अगर प्लॉट करता हूँ एंड इफ आई गेट दैट लाइन देन दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो ये जो इंटरसेप्ट है दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इसका जो स्लोप आता है ओके दैट गिव्स अस रेट कांस्टेंट. ठीक है, नेगेटिव स्लोप है, रेट कांस्टेंट मिल रहा है. जिसका स्लोप इज बेसिकली जो भी वैल्यू रहेगा दैट इज द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है ना, इट इज़ बेसिकली डिक्रीजिंग, यू नो दैट्स व्हाट वी गेट. नाउ इफ़ यू टू ठीक है, मतलब लेट्स से कि इट इज़ नॉट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इजंट इट? और तुम ये प्लॉट कर रहे हो तो तुमको ये लाइन नहीं मिलेगा, कुछ और लाइन मिलेगा. ओके, यू विल गेट सम डिफरेंट वियर्ड लाइन. ओके, समझ में आया? सो व्हाट दैट मीन्स इज कि अगर इस तरह का लाइन नहीं मिलता है सो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके,
अब तुमको पता चल गया इट इज़ नॉट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो व्हाट यू विल डू इज log A वर्सेस T, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे. नाउ इन दिस केस, नाउ इफ यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, अब अगर तुमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो ये जो पॉइंट रहेगा दैट इंटरसेप्ट इज अगेन log A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, इसका जो स्लोप रहेगा अगेन नेगेटिव स्लोप है, दैट इज -k/2.303. ओके, अगर ये हो रहा है मतलब इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इट बिकम्स अ first order reaction. If it is not a first order reaction, you don't get this straight line, means it is not a first order reaction. Okay, so it could be second order reaction इस केस में. अब second order के लिए you will take 1/A concentration, ठीक है ना, 1/A concentration over T, और यहाँ पे तुमको देखो पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ मिलता है. ओके, दैट इज योर इंटरसेप्ट, दैट इज बेसिकली 1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, और स्लोप आ रहा है यहाँ पे k. ओके, अगर ये इस तरह का ग्राफ मिलता है दैट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. सो दिस ग्राफ्स, इफ यू लुक एट इट, these graphs are very important, isn't it? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए यू गेट द सेम ग्राफ, सेकंड ऑर्डर के लिए यू गेट अ स्लोप ग्राफ विद अ पॉजिटिव स्लोप. समझ में आया ना? ये तीनों जो ग्राफ है बेसिकली वी आर डिराइविंग इट फ्रॉम द सेम इक्वेशंस जो अभी अपन ने देखे, सिर्फ उनको रीअरेंज कर दिया अपन ने इनटू अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स. ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y = mx + c इस फॉर्म में लिख रहे हैं वो इक्वेशन, और फिर उसको अपन ने ये कर दिया ग्राफिकल फॉर्म में. अंडरस्टूड है? सो दैट्स हाउ यू गेट द ग्राफ. दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर A/T, A वर्सेस T, log A वर्सेस T, यू गेट दैट ग्राफ. इसका स्लोप होता है, ध्यान में रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. इसका जो स्लोप है दैट इज -k/2.303. ओके, दैट इज द स्लोप फॉर फर्स्ट ऑर्डर. नाउ फॉर नीट this is very this is not important for NEET students, it's only for JEE students. For second order, okay, 1/A divided by 1/A over T versus T concentration graph plot कर रहे हैं अपन. okay, so that is basically your y intercept. okay, so अपने को initial concentration यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, and then the slope, okay, that gives you the rate constant. अंडरस्टूड है? सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज ग्राफ्स. क्लियर है क्या ये? अंडरस्टूड है? नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं हाफ लाइफ मेथड. अपन ने थियोरेटिकली ये मेथड देखी एट द बिगिनिंग ऑफ दिस नोट, ठीक है ना. सो हाफ लाइफ मेथड अपन देख रहे हैं, मतलब लास्ट क्लास में अपन ने इसको डिस्कस किया है. ओके, और उसके पहले भी डिस्कस किया था इनफैक्ट. सो यूजिंग हाफ लाइफ्स वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एंड सिंपल है क्योंकि फॉर एवरी order of the reaction there is a different equation for half life, isn't it? तो ये रिलेशनशिप अपन यूज़ कर सकते हैं. ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था. ओके, T12 = 1/, इसको A-x के फॉर्म में लिखा था मैंने, ठीक है ना, या A के फॉर्म में लिखा था, A(n-1) ऐसा लिखा था, ठीक है ना, T12 इसके लिए, ठीक है. सो इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. सिर्फ हमको रिलेशनशिप चाहिए हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है ना. So obviously for zero order reaction you have inverse relationship, your direct relationship, sorry, right? So zero order के लिए ये हो जाता है -1, ये ऊपर चले जाएगा. So for zero order reaction T12 is directly related to K, isn't it? For first order reaction it is independent of initial concentration, isn't it? For initial. So essentially for zero order के लिए मैं अगर plot करता हूँ T12 versus A, okay, so there is a direct relationship between T12 and K. So T12 जो है that is directly related to initial concentration, ठीक है, to the initial concentration, and K के साथ obviously direct relationship होता है. okay, so if you plot a graph of T12 versus initial concentration, T12 versus initial concentration, you get a straight line passing through 0 for zero order reaction, और इस लाइन का जो स्लोप रहेगा that is equal to rate constant K. okay, so that is the graph for zeroth order reaction. अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं, ठीक है ना, सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का पावर इज 0, सो इसेंशियली T12
is equal to, is basically equal to k. ओके, टी हाफ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू के. और यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करता हूँ टी हाफ और ए का, ओके, सो यू शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दैट. ओके, सो देखो यहाँ पे इस ग्राफ में मेरे को स्ट्रेट लाइन मिल रहा है. ओके, so this is the first order reaction. Then for the second order reaction, T half is equal to K1 by A naught, isn't it? तो obviously concentration और T half का inverse relationship है. अगर मैं plot करता हूँ T half, it's not just A, it's actually 1 by A. So 1 by A naught अगर plot करता हूँ, okay, T half versus 1 by A naught अगर प्लॉट करता हो, so that is T half 1 by A naught, तो we get again the straight line graph, ये ठीक है. and if you plot it, I think T half versus A, अगर versus A प्लॉट करते हैं तो you should get a negative slope, isn't it? क्योंकि inverse relationship आएगा फिर, तो you should get a negative slope. ठीक है, so ये ग्राफ टी हाफ के लिए रहेगा 1 by A naught का. ओके, दैट इज़ फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ पे देखो, अगर 1 by A naught ले रहे तो सेकंड ऑर्डर, A naught ले रहे तो फर्स्ट ऑर्डर, एंड यू गेट अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली. और अगर ऐसा स्लोप मिलता है मेरे को, सो दैट बिकम्स अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. ओके, इसी ग्राफ में अगर टी हाफ, सो अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल रहा है टी हाफ और A naught का, सो दैट बिकम्स अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. अंडरस्टूड है क्या ये? ओके, सो ये तीनों ग्राफ साथ में, जीरोथ ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर. देखो ग्राफ सेम है, द ओनली डिफरेंस इज द टर्म ऑन द वाई एक्सेस. ठीक है, और यहाँ पे इट इज़ बेसिकली स्ट्रेट. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, ये जितने भी ग्राफ्स थे, राइट, जितने भी ग्राफ मैंने दिए हैं, दिस आर ऑल ऑन डिफरेंट पेजेस, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली आई विल कंबाइन देम टुगेदर इन द नोट्स. या और तुम भी जब इसको नोट्स बनाते हो तो सारे जो ग्राफ्स है इसको कंबाइन करके लिखो. ट्राई टू गेट इट ऑन वन सिंगल पेज. डजेंट हैव टू बी प्रिटी, ध्यान में रखना. ओके, डोंट स्पेंड टाइम मेकिंग इट प्रिटी. जस्ट एक रफ आइडिया, छोटे छोटे ग्राफ अगर है एक ही पेज पे बैठा, सो यू हैव ऑल दीज ग्राफ्स ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर, तो ये रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी तुमको. जो लास्ट मेथड अपन देख रहे हैं, दैट इज ओसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड. दिस इज वेरी सिमिलर टू इनिशियल रेट मेथड. ठीक है ना, इनिशियल रेट मेथड में अपन क्या करते थे? एनीबडी रिमेंबर्स व्हाट वी डू इन इनिशियल रेट मेथड में? हम क्या करेंगे इनिशियल रेट मेथड में? अपन क्या करेंगे, ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे, बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि रेट कैसे चेंज हो रहा है. इज़ इट डिपेंडेंट, इज़ इट इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट है तो क्या रिलेशनशिप है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन डबल करता हूँ तो. ओके, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे, ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, और फिर देखते हैं रेट कैसा चेंज हो रहा है. ओके, इज़ इट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट? अगर डिपेंडेंट है तो फिर इज़ इट डबल, ट्रिपल, व्हाटएवर, उससे फिर अपन उसका order of reaction determine करते with respect to A, with respect to B, and then we determine the overall order of the reaction. ठीक है, so ये experimentally method है, ये भी उसी तरह से है. ओके, ओसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड. यहाँ पे सिमिलर टेक्निक अपन यूज़ करते हैं. दिस इज एक्चुअली मच मोर प्रैक्टिकल, राइट. सो व्हाट वी डू इज A plus B plus C gives you product. ठीक है, लेट्स इमेजिन दैट दिस इज द रिएक्शन. सो व्हाट विल डू इज, तो एक जो टर्म है उसको अपन ऑब्जर्व करना है. लेट्स से वी वांट टू ऑब्जर्व ए, ओके, एंड हाउ डज द रेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये अपने को ऑब्जर्व करना है. सो व्हाट विल डू इज, बी और सी लार्ज एक्सेस मिलेंगे. So all but one reaction, okay, all reactant except one are taken in large excess. ठीक है ना, इनका कॉन्सेंट्रेशन अपन बहुत ज़्यादा ले लेंगे, बी और सी का. ए का कॉन्सेंट्रेशन अपन जैसा अपन हमेशा लेते हैं, मतलब दीज आर ऑल डन इन वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे रिएक्टेंट को, दीज आर ओनली डन इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन. वी सी द रेट एक्चुअली. ठीक है, मेजरेबल रहेगा कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन स्मॉल रहेगा.
सो जैसे रेट इक्वेशन अपन ऐसा लिखेंगे इसका, ओके, a to the power x, b to the power y, c to the power z, this is the rate equation. So obviously b और c का जो concentration है that is large, okay, so जो rate of the reaction है that is going to be independent of b and c, so rate is equal to k naught a to the power x, ठीक है. तो इस तरह से रेट इक्वेशन बनेगा मेरा. अब आई जस्ट नीड टू फिगर आउट x की वैल्यू क्या है, ओके, राइट. ये मैं एक्सपेरिमेंटली से डिटरमाइन कर लूँगा. अगर मान लो मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल किया और रेट डबल हो गया तो x की वैल्यू होगी 1, ओके. और मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, रेट 4 टाइम्स हो गया, ये हो गया 2. तो इस तरह से मैं a डिटरमाइन करूँगा. सेम मेथड से मैं b और c इनके लिए भी y और z की वैल्यू डिटरमाइन करूँगा यूजिंग द सेम मेथड. अब b के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, a और c इनको लार्ज एक्सेस में लेना पड़ेगा और देन आई चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b और आई सी हाउ द रेट एक्चुअली चेंजेस, ओके. एंड सिमिलर थिंग आई कैन डू फॉर c. अंडरस्टूड है क्या? सो इस तरह से आई कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a b c d वट एवर इट इज़, और इसको फिर अपन रेट इक्वेशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना. सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी प्रैक्टिकल मेथड ओसवाल्ड्स आइसोलेशन में. इसको आइसोलेशन बोल रहे हैं क्योंकि एक प्रोडक्ट को अपन मेजरेबल इसमें रख रहे, ओके, ऑब्जर्वेशन में रख रहे, और बाकी जो भी रिएक्टेंट्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन अपन लार्ज एक्सेस में ले रहे हैं. तो एक ही को अपन ने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया है. अंडरस्टूड है? सो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ काइनेटिक्स, ओके. नेक्स्ट इसमें we're gonna talk about, I think we're gonna start with organic chemistry. Okay, alright guys, यहाँ पे अपना kinetics ख़त्म होता है. We're gonna start a new topic in the next class. Thank you very much. Bye bye.